एस्पिरेंट्स आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोमियो एंड जूलियट, जो कि विलियम शेक्सपियर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉपुलर प्ले में से एक माना जाता है। हैमलेट के बाद जो सबसे ज़्यादा मंचन अगर किसी प्ले का हुआ है तो वो रोमियो एंड जूलियट ही रहा है, क्योंकि आज भी इसका रेलिवेंस है। जब भी कभी बात फीलिंग्स की आती है, लव की आती है किसी के रिगार्डिंग, तो अक्सर लोग नाम कह देते हैं किसी का भी कि भाई रोमियो जैसा बिहेवियर कर रहे हो। तो काफ़ी कुछ पॉपुलर था ये प्ले उस समय भी, और आज भी लिटरेरी वर्ल्ड में फेमस माना जाता है। बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट की। तो प्ले लिखा गया था बिटवीन 1594 से 1596 के बीच में, जो कि डेफिनिट डेट्स की कमी रही है इनके प्लेस को लेकर के। खैर, एक ट्रेजिक रोमांस में इसकी गिनती की जाती है, क्योंकि ये ट्रेजिडी है और रोमांटिकल भी है। शेक्सपियर ने इससे पहले कुछ और ट्रेजिडी लिखी हुई थी, जैसे टाइटस, एंड्रोनिकस, किंग हेनरी सिक्स, एडवर्ड फोर्थ एंड रिचर्ड थर्ड। इन सारी ट्रेजिडीज को लिखने के बाद इनमें इनकी जो लिटरेरी स्किल थी लिखने की, वो इतनी ज़्यादा मेच्योर नहीं हुई थी। बट जैसे रोमियो एंड जूलियट आया तो यस, सभी ने तारीफ की कि हाँ, वास्तव में उनकी जो राइटिंग स्किल्स थी वो मेच्योर हो चुकी थी रोमियो एंड जूलियट के टाइम तक आते आते। और उसके बाद जो फोर ग्रेट ट्रेजिडीज की बात आप जानते ही हैं कि हैमलेट और ओथेलो, मैकबेथ, लियर तो हैं ही हैं। तो रोमियो जूलियट भी अपने कैलिबर में किसी भी हिसाब से कम नहीं है। बात की जाए इसके सोर्स की, तो अर्थर ब्रूक एक राइटर हुए हैं। उन्होंने एक पोएम का कंपोजिशन किया था। एक्चुअली उन्होंने एक ट्रांसलेट की थी ये पोएम, जो कि नाम था इसका ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियस। और ये उन्होंने ट्रांसलेट की थी इटालियन लैंग्वेज से, और इटालियन में ओरिजिनली ये लिखी गई थी मैथ्यू बैंडेलो के द्वारा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इसका सोर्स क्या है, तो प्राइमरी सोर्स में आपको अर्थर ब्रूक ही सिलेक्ट करने हैं। और ऑब्वियसली ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा एग्जाम में कि अगर पूछा जाता है कि किस लैंग्वेज से, बेसिकली किस लैंग्वेज से उन्होंने इंग्लिश में की, तो वो इटालियन थी। और इटालियन से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद इस पोएम से उन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने सोर्स उठाया था, रोमियस एंड जूलियस। इसके अलावा कुछ अदर एलिमेंट्स भी उन्होंने बोरो किए थे पैलेस ऑफ प्लेजर से। पैलेस ऑफ प्लेजर जो कि विलियम पेंटर के द्वारा लिखा गया वर्क है, और पब्लिश हुआ था ये प्ले क्वार्टो एडिशन में 1597 में। और उसके बाद ये ऑथराइज्ड वर्जन में पब्लिश हुआ 1599 में। अब ये क्वार्टो एडिशन क्या, एक्चुअली एक बड़ा सा पेपर हुआ करता था, बड़े से पेपर की शीट हुआ करती थी, जिसको 4 बार मोड़ा जाता, 2 बार मोड़ा जाता था, और जिससे कि उसमें 4 पेपर बन जाए, 4 पेज बन जाए। तो क्वार्टरो का मतलब ही होता है 4। तो क्वार्टरो एडिशन का मतलब क्या है कि बड़े से पेपर की शीट पर इस तरह से मोड़कर उसको 4 कागजों में बना देना, 4 पेपर्स में, पेज में बना देना, दैट इज कॉल्ड क्वार्टो एडिशन। उसमें 1597 में उस पेज पर लिखने के बाद इसको पब्लिश किया गया था, और ऑथेंटिकली 1599 में। प्ले सेट है इटली के सिटी वेरोना में। और थीम्स की बात करें तो सोसाइटी, लव, इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, इनोसेंस वर्सेस मैच्योरिटी, फेट वर्सेस फ्री विल एंड टाइम, ये सारी बातें बताई गई हैं। कैरेक्टर्स एनालिसिस देख लेते हैं। तो मेन प्रोटैगनिस्ट इस प्ले का आप जानते ही हैं, रोमियो मोंटेग्यू। एक इम्पल्सिव, इमोशनल और रोमांटिक यूथ होता है, कम उम्र का, जो कि प्यार में अपनी, कह सकते हैं कि रेकलेसनेस, बहुत जल्दबाजी और इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। और उसके इम्पल्सिव एक्शंस की वजह से ही जो ट्रेजडी होती है, तो ड्यू टू हिज इम्पल्सिव एक्शंस वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाता है और जल्दबाजी में कुछ एक्शन कर डालता है, जिसकी वजह से ट्रेजडी होती है। जूलियट कैपुलेट, ये सिर्फ 13 साल की होती है। हालांकि जो ओरिजिनल स्टोरी है इटालियन में और बाद में इंग्लिश में जो पोएम में ट्रांसलेट की गई, तो उसमें इसकी उम्र 16 साल दिखाई गई थी, लेकिन शेक्सपियर ने चेंज करने के लिए उसको जस्ट 3 साल घटा करके 3 साल छोटा कर दिया है जूलियट को। अपने प्ले में 13 साल का रखा है, जबकि ओरिजिनल स्टोरी में वो 16 साल की है। शी इज इंटेलिजेंट, ब्रेव, इमोशनली मैच्योर डिस्पाइट हर एज। कम उम्र के होने के बावजूद भी रोमियो से कहीं ज़्यादा ये मैच्योर है, प्रैक्टिकली ज़्यादा होशियार है। और अपने एक्शंस से जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स होते हैं सोसाइटी में, उनको ये चैलेंज करते हुए दिखाई जाती है। मर्क्यूशियो ये रोमियो का अच्छा फ्रेंड होता है, जो कि कई कई बार इसकी मजाक बनाता है, जिसकी वजह से इसके डायलॉग्स में कॉमिक रिलीफ मिलती है। लेकिन बेचारा दोस्ती की खातिर मारा जाता है टिबल्ट के द्वारा। और ही इज़ विटी, इमेजिनेटिव। और उसका जो क्वीन मैब स्पीच है, जिसमें वो रोमांटिसिज्म और ड्रीम्स का मजाक उड़ाता है,
तो उसके लिए वो फेमस है। अगर क्वेश्चन आता है कि विच कैरेक्टर इज फेमस फॉर क्वीन मैप स्पीच, तो उसका आंसर है मर्क्यूशियो। टिबर्ट कैपुलेट, ये जूलियट का कजन होता है, रोमियो का जस्ट एंटागनिस्ट हम इसको कह सकते हैं। काफ़ी हॉट टेम्पर्ड, अपने गुस्से के लिए जाना जाता है, घमंड बहुत ज़्यादा है इसको अपने पारिवारिक सम्मान को लेकर के, और सम्मान की खातिर कुछ भी करने को तैयार है, और बस एक कमेंट पूरी ट्रेजेडी को जन्म दे देती है। उसके एक्शंस से ही प्ले का पूरा सेटअप चेंज हो जाता है, एक्शंस का कोर्स चेंज हो जाता है। फ्रायर लॉरेंस, ये एक स्पिरिचुअल एडवाइजर होते हैं जो कि थोड़े से वाइज कॉशियस सावधान भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेजिडी में अनजाने में इनका भी योगदान आ जाता है। करते तो अच्छा है लेकिन हो बुरा जाता है, करने की कोशिश अच्छा करते हैं, किस्मत की वजह से बुरा हो जाता है। नर्स, ये जूलियट की एक, जूलियट को पाल पोस के जो बड़ा करती है वो नर्स होती है। उसकी माँ जूलियट पे उतना ध्यान नहीं देती, तो कह सकते हैं कि जूलियट के लिए शी इज़ लाइक मदर फिगर, शी इज़ लाइक मदर फिगर। इमोशनल सपोर्ट जूलियट को ये देती है, लेकिन थोड़ी सी एडवाइस ये भी जूलियट को गलत देने लगती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी जूलियट की भलाई चाहती है और रोमियो को पसंद नहीं करती। इस वजह से नर्स थोड़ी सी गलत सलाह दे बैठती है जूलियट को। वो समरी में हम देखेंगे क्या सलाह देती है। नेक्स्ट कैरेक्टर पेरिस, ये जो प्रिंस है बेरोना का, उसके परिवार का सदस्य होता है। शुरुआत में जूलियट से शादी करने की बात इसी से की जाती है, और हायरार्की, जो सोशल हायरार्की है उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, वेल मैनर्ड, ओबीडियंट है, लेकिन बेचारा ये भी रोमियो के द्वारा अननेसेसरली मारा जाता है एट द लास्ट सीन ऑफ द प्ले। लॉर्ड कैपुलेट, ये जूलियट के पिताजी हैं, और जो टिपिकल पिताजी होते हैं किसी भी लड़की के, कि हाँ जो मैं बोलूँगा तुम्हें वही करना है, जिसे मैं चुनूंगा तुम्हें उससे शादी करनी है, ठीक उसी टाइप के ये भी हैं। लेडी कैपुलेट, ये अपने पति की, कह सकते हैं कि हाँ में हाँ मिलाने वाली हैं, और जूलियट की फीलिंग्स को इग्नोर कर देती हैं, जिसकी वजह से जूलियट जब इनकी तरफ देखती है कि थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, बट शी फेल्स इन प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट। अब लॉर्ड मोंटेग्यू, ये कौन है? ये रोमियो के पिता हैं। ये थोड़े से कैपुलेट के मुकाबले थोड़े से, कह सकते हैं कि पेशेंट हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं देते लड़ाइयों पर, लेकिन इनको भी शामिल कर लिया जाता है। बुराई चलती आ रही है, दुश्मनी चलती आ रही है कई साल से, तो उसमें भी मजबूरी में इनको भी हाथ उसमें अपना आजमाना पड़ता है, और अंततः जो रिकन्सिलिएशन होता है उसको यही इनिशिएट करते हैं कि ठीक है लड़ाई बहुत हो गई, अब आइए हम सब एक हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम समरी की। कुछ कैरेक्टर्स रह गए, सॉरी। प्रिंस एस्कलस, ये रूलर हैं बेरोना के। बेनवोलियो, ये फ्रेंड है रोमियो का, और उसको अच्छी सलाह देता है कि आप चाहो तो अच्छे से अपने आप को बना के रखो, कोई मतलब नहीं है लड़ाई लड़ने का। बाल्थाज़र, ये नौकर है, और ट्रेजेडी में इसका भी रोल है, क्योंकि ये जाकर के रोमियो को गलत सूचना दे देता है कि जूलियट मर गई, जबकि वो मरी हुई नहीं होती है। तो ट्रेजेडी को आगे बढ़ाने में बाल्थाज़र का भी हाथ रहता है। प्ले की कहानी शुरू होती है एक प्रोलॉग से, जिसमें कोरस ये बताता है कि दो परिवार हैं, इनका आपको याद रखना है, मोंटेग्यूज एंड कैपुलेट्स। ये दो परिवार हैं जिनके बीच में कई साल से दुश्मनी चलती आ रही है। वो दुश्मनी क्यों चल रही है इसका उस प्ले में कोई रीज़न नहीं बताया गया है। बस कह सकते हैं जैसे कुछ कुछ रहा होगा जो कि रीज़न नहीं बताया गया है, तो बुराई चलती आ रही है। दोनों, इतनी बुराई चल रही है कि इवन आपस में नौकर भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि दो प्रेमी, रोमियो एंड जूलियट, इनका भी इंट्रोडक्शन किया जाता है। सिर्फ कोरस की बात हो रही है, अभी प्रोलॉग की बात हो रही है। प्रोलॉग के बाद जो फर्स्ट सीन शुरू होता है, वहां पर फिर से वही बात दोहराई जाती है कि एक एज ओल्ड, मतलब कई साल पुराना, फियर्ड मतलब दुश्मनी या बुराई चलती आ रही है दोनों परिवारों के बीच में, इतनी ज़्यादा कि इवन सर्वेंट्स भी एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को गरियाने लगते हैं कि तू मेरे सामने कैसे पड़ गया। दोनों परिवार के नौकर भी एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हैं। क्यों है? देयर इज नो डेफिनेट रीजन गिवन इन द प्ले। टिबर्ट, जो कि एक कैपुलेट परिवार का है, जूलियट का ये कज़न है। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा झगड़ालू, रैश मतलब जल्दबाज, क्वारलसम मतलब बहुत झगड़ालू और जल्दबाज टाइप का इंसान है। एकदम सबसे पहले तलवार उठाता है, जैसे नहीं अपने यहाँ कई बार लोग कहते हैं बात बात में गोली मार देंगे, तो ठीक उसी हिसाब से बात बात में तलवार निकालता है। रोमियो इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक मेलनकली यूथ है, बहुत ज़्यादा दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि ये प्यार में है किसी के। अब प्यार की बात हो रही है तो जूलियट का नाम आप लेंगे? नहीं, पहले इनको प्यार होता है रोजलिन से। रोजलिन कोई लड़की है,
और जो कि इनके प्यार को रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। कुल मिला के टीनेजर टाइप का बिहेवियर है इनका। रोजलिन से इनको प्यार हो रखा है, रोजलिन इनको बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही इनकी फीलिंग्स का, तो ये बहुत दुखी होकर के घूम रहे हैं दुनियादारी पे अपनी फिलोसफी झाड़ते हुए। अगला जो सीन है उसमें कैपुलेट और प्रिंस बात कर रहे होते हैं। कैपुलेट मतलब कौन है ये हैं जूलियट के पिताजी। और प्रिंस जो कि वेरोना का शासक है, इनके बीच में बात हो रही है शादी को लेकर के कि पेरिस जो कि खुद एक प्रिंस है और जूलियट की शादी कर दी जाए। कैपुलेट कहता है कि नहीं नहीं, मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है, इतनी कम उम्र में मैं उसकी शादी नहीं करना चाहता। खैर, फिर भी वो कहता है कि अगर आपको नहीं लगता है तो आप चाहो तो आकर कंपैरिजन कर लीजिए। आज की रात हमारे घर में एक फीस्ट दावत होने जा रही है, जिसमें एक डांस होगा लड़के लड़कियों का, उसमें तमाम लड़कियां आएंगी। आप खुद आओ और आकर के देख लेना कि कैसे मेरी बच्ची बाकी लड़कियों से आप कंपेयर करेंगे छोटी दिखाई देगी, उम्र में थोड़ी कम है। तो कैपुलेट एक लिस्ट देता है अपने सर्वेंट को कि ले जाकर के इसको, जिन लोगों को बुलाना है आज की पार्टी में उनको जाकर दे आओ। नौकर चल देता है, रास्ते में उसको मिल जाते हैं रोमियो और बेनवोलियो। ये कौन है? ये रास्ते में यूं ही मिल जाते हैं, ये है मोंटेग्यू, जो कि कट्टर दुश्मन है कैपुलेट्स के। लेकिन नौकर इस बात पे ध्यान नहीं देता। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा विरोधाभास है, एक तरफ नौकर लड़ते भी हैं तो नौकरों को पता होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि प्ले में ट्रेजेडी लानी है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी क्रिएट करनी है, तो जानबूझ के ऐसा होता है। वो क्या करेगा नौकर इनका कैपुलेट्स का, वो बेनवोलियो और रोमियो दोनों को इनवाइट कर देता है कि बेटा आज के रात हम लोगों के यहाँ पार्टी हो रही है, लड़कियां तमाम आएंगी, आओ अच्छे से मजे करेंगे, डांस वांस करना, खाना पीना। तो वो इन दोनों को इनवाइट करके चला जाता है। अगला जो थर्ड सीन है उसमें जूलियट इंट्रोड्यूस की जाती है। उसकी माँ उससे कह रही है कि बेटा शादी कब कर रही हो? देखिए वैसे तो यूरोपियन कंट्री है भाई इंग्लैंड, और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव आइडियाज़ हैं और पुराने ज़माने से ही प्रोग्रेसिव रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 13 साल की लड़की की शादी की बात हो रही है। हमारे यहाँ जिसको बाल विवाह कहते हैं, उसको 13 साल की लड़की से उसकी माँ शादी के बारे में पूछ रही है, उसको मोटिवेट कर रही है कि आज की पार्टी में तुम खूब अच्छे से सज धज के जाओ, जिससे कि पेरिस जो राजकुमार आ रहा है वो तुम्हें पसंद कर ले। खैर, जूलियट एकदम एक ओबीडिएंट बच्चे की तरह ये सारी बात अपनी माँ पे छोड़ देती है कि माँ, अगर आपको लग रहा है कि आप वो ठीक है तो आई एम रेडी टू मैरी, क्योंकि अभी तक इसकी जूलियट से मुलाकात, रोमियो से मुलाकात हुई नहीं है। कुल मिला के नर्स जो इसकी सेविका है, लेकिन मदर फिगर है, वो भी इंट्रोड्यूस की जाती है इसी सीन में। आगे वो जो नर्स है वो अपना पूरा टाइम डिवोट करती है जूलियट के प्रति, पूरी केयर इसको, क्योंकि बचपन से ही इसने इसको पाल पोस के बड़ा किया हुआ है। दोनों बोथ का मतलब यहाँ पे क्या है, जूलियट की माँ और नर्स दोनों जूलियट को तैयार कर रही हैं आज की पार्टी के लिए, जिसमें पेरिस जूलियट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए, उससे प्यार में पड़ जाए और शादी हो जाए। ये प्लानिंग इनकी चल रही है। चौथे सीन में गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब ये दोस्त लोग रोमियो, बेनवोलियो और मर्किशियो, ये तीनों ही, क्योंकि ये कैपुलेट हैं और कैपुलेट होने के बावजूद मोंटेग्यू की पार्टी में आ रहे हैं, दुश्मनी पुरानी है, तो क्या करते हैं ये लोग अपने आप को डिस्गाइज कर लेते हैं, मास्क पहन लेते हैं। बॉल मतलब जो एक डांस का प्रारूप है, इट्स टाइप ऑफ डांस, इस डांस में शामिल होने ये लोग चल देते हैं बेस बदल करके। रोमियो जो कि पहले से ही रोजलिन के प्यार में है, वो नहीं जाना चाहता, तो मर्किशियो उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाता है। अरे कहता है, क्या यार, तभी क्वीन मैप का जो डायलॉग देता है कि सारा रोमांटिसिज्म ड्रीम सब बेकार है, जब तक जियो अच्छे से जियो, तमाम बातें वो उसको मना लेता है, कहता चलो आज मौका है चलते हैं। फिफ्थ सीन में डांस शुरू हो चुका है। सारे के सारे गेस्ट जो डांस करने वाले लड़के लड़कियां हैं यंग, वो सब दे आर ऑल मास्क्ड, सबने मास्क पहना हुआ है। रोमियो को अचानक से जूलियट दिखाई दे जाती है। जूलियट को जैसे ही वो देखता है तो लगता है अरे यार क्या लड़की है, एकदम जैसे एक कह सकते हैं कि सड़क छाप टाइप कमेंट करना जैसे करते हैं। इसी वजह से यूपी में हमारे यहाँ एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था सरकार के द्वारा, कि पार्क में, कॉलेजेस में, सड़कों पर जाइए और जो रोमियो टाइप के लोग खड़े रहते हैं कमेंट करने वाले, अरे भाई क्या लड़की है, या क्या कुछ वैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, मुझे यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे रोमियो जाकर के उस पार्टी में जूलियट को देखता है और तुरंत कमेंट कर देता है कि ओ शी डथ टीच द टॉर्चर्स टू बर्न ब्राइट, कि इवन उसकी खूबसूरती इतनी ज्यादा तेज है वो, कि वो टॉर्च को जला रही है, इवन टॉर्च को सिखा रही है कि जला कैसे जाए, इतनी ज्यादा वो प्रकाशवान, इतनी स्किन उसकी शाइनिंग है। टिबल्ट उसके बगल में डांस कर रहा होता है, वो सुन लेता है कि अरे ये तो रोमियो है जो कि मेरा दुश्मन है कैपुलेट, ये यहाँ पे आ गया, दूसरा आकर मेरी बहन पे कमेंट कर रहा है। तो अब चाहे नाटक हो चाहे रियल लाइफ में, कोई भी भाई पसंद नहीं करेगा कि कोई उसकी बहन पे कमेंट करे। तो टिबल्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो
दुश्मनी तो पहले से चली आ रही है, तुरंत अपनी तलवार खींच लेता है रोमियो को मारने के लिए कि मैं इसका काम यहीं तमाम कर देता हूँ। लेकिन जो जूलियट के पिता कैपुलेट हैं वो इशारों इशारों में ये समझा देते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं करना है, क्योंकि पार्टी चल रही है, तमाम गेस्ट आए हुए हैं, तो पार्टी में दखल नहीं होनी चाहिए। तो किसी तरह से वो बेचारा गुस्से में चला जाता है, अपना गुस्सा शांत नहीं होता, गुस्से का घूंट पी करके चला जाता है, एंगर में ही चला जाता है, टिबल्ट, कि मेरे चाचा ने मुझे रोक दिया। अब रोमियो और जूलियट जब एक दूसरे को देखते हैं, देखते ही वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लव एट फर्स्ट साइट वाली बात यहाँ पर है, एक दूसरे को देख के ही लव एट फर्स्ट साइट। भैया देखिए यहाँ पे क्या है, जूलियट अभी तक सिंगल थी, रोमियो थे तो सिंगल, क्योंकि एक वन साइडेड लव था इनका रोजलिन की प्रति, और ये सबको पता था कि रोजलिन से प्यार कर रहे हैं। लेकिन जैसे इनको जूलियट मिली, जूलियट के प्यार में पड़ गए, तभी इनको रोमियो कहा गया, इसीलिए एंटी रोमियो की बातें हुई थी अपने यहाँ। अब रोमियो को पता चलता है कि जूलियट तो एक कैपुलेट है तो कौन सी हो गई, दुश्मन हो गई, दुश्मन के परिवार की। लेकिन प्यार तो प्यार है, प्यार लव इज ब्लाइंड लोग कहते हैं, तो प्यार हो चुका है दोनों के बीच में। अब ये सीन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दोनों ही दुश्मन एनिमीज हैव फॉलन इन लव विद वन अनदर, एंड दिस इज द फोर वार्निंग ऑफ अपकमिंग डायर सर्कमस्टेंसेस। जो भी बुराइयां, जो भी विषम परिस्थितियां आने वाली हैं इस प्ले में, तो उसके लिए ये सीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्ट सेकंड शुरू होता है, ये फेमस बालकनी सीन है। डांस पूरा हो चुका है, रोमियो वहां से निकल देता है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन जैसे ही डांस से निकलता है तो वो जूलियट के प्यार में एकदम पागलों की तरह इन्फेचुएटेड है, एकदम पागलपन उसके मन में है, उसको वो छोड़ नहीं पा रहा है। और बगल में एक बगीचे की दीवार पे चढ़ करके उनके घर में एंट्री कर लेता है, और चर्च वॉल बगीचे की दीवार से चढ़ करके कूद जाता है रोमियो के घर में, सॉरी जूलियट के घर में। अब रोमियो के फ्रेंड्स ढूंढते हैं कि ये कहाँ चला गया, लेकिन वो नहीं मिलता है। जब डांस खत्म हो चुका है, जूलियट भी आती है, अपने रूम में एंटर करती है, और आने के बाद बालकनी में आके बैठ जाती है। बालकनी में बैठ करके वो तमाम बातें करने लगती है कि कैसे क्या। अब रोमियो जो है उसको देखता है जूलियट को, तो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगता है, लेकिन वो तारीफ दूर से कर रहा है, अभी तक जूलियट को उसकी तारीफ का पता नहीं चला है। जूलियट जो कि बालकनी में बैठी है, एंड शी इज अनअवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस, उसको नहीं पता कि रोमियो अभी बालकनी के नीचे खड़ा हुआ है। वो सिर्फ जोर जोर से जैसे एक मोनोलॉग टाइप अकेले में ही बात करने लगती है, और अपनी फीलिंग्स रोमियो के बारे में एक्सप्रेस करने लगती है कि कितना अच्छा था, ऐसे वैसे मुझे वो कितना अच्छा लगा, आई हैव फॉलन इन लव विद हिम, तमाम बातें। ये बातें जब रोमियो सुन लेता है, तुरंत वो छिपे हुए, जहाँ वो छिपा होता है झाड़ियों में, फूल पौधों में, वहां से निकल के बाहर आ जाता है। और जैसे ही बाहर आता है, जूलियट को पता चल जाता है इसने मेरी बातें सुन ली, तो उसे थोड़ी शर्म आने लगती है कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, मुझे नहीं ऐसे इतना खुल करके अपना एक्सप्रेशन नहीं देना था, फैशन नहीं देना था प्यार का। अब रोमियो उसको बताता है कि तुम्हें लग रहा है कि मेरे नाम में दिक्कत है। जब उसको पता चलता है मोंटेग्यू है, तो वो कहती है अरे तुम रोमियो, तुम मोंटेग्यू क्यों हो, तुम कुछ और होते। तो रोमियो कहता है अगर ऐसा है तो मैं अपना नाम तुम्हारे लिए बदलने के लिए तैयार हूँ, इवन अपना नाम मोंटेग्यू से कुछ और कर लूंगा, जैसे आजकल लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं एक दूसरे के प्यार में पड़ के। जाति परिवर्तन तो होती नहीं है, वरना कुछ लोग वो भी कर सकते थे। लेकिन रोमियो कहता ठीक है, मैं अपना नाम चेंज कर लूंगा, बट आई लव यू एंड दैट्स ऑल। अब दोनों के परिवार के बीच में दुश्मनी चल रही है, उसको देख करके जूलियट थोड़ा डर जाती है, उसको लगता है अरे मुझे इससे प्यार नहीं करना चाहिए था। और उसको लगता है कि उसका प्यार बहुत ज्यादा रैश, जल्दबाजी वाला है और अनएडवाइज्ड है, और किसी ने उससे उसे सलाह नहीं दी है, उसने किसी से सलाह ली भी नहीं है इसके मामले में। अब दोनों लवर्स बात कर ही रहे होते हैं कि नर्स अंदर से आवाज देती है जूलियट को कि जूलियट वहां बालकनी में रात में क्यों बैठी हुई हो, रात का टाइम है ये, आओ अंदर रूम में आ जाओ। जाने से पहले जूलियट रोमियो से कहती है कि यदि तुम्हें मुझसे बहुत ज्यादा प्यार है, इफ यू लव मी, देन अरेंज फॉर आवर मैरिज, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। और वो शादी हमारी सीक्रेट होनी चाहिए, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच में बहुत ज्यादा दुश्मनी है, तो ओपन शादी तो हो ही नहीं सकती। वो अपना एक प्रॉमिस देके चली जाती है कि कल सुबह 9 बजे अपना मैं मैसेंजर तुम्हारे पास भेजूंगी, तुम मुझे बताना कि कहाँ शादी के लिए आना है। दोनों ही एक दूसरे से चले जाते हैं, डिपार्ट कर लेते हैं, डिपार्ट मतलब अलग हो जाते हैं, लेकिन अनविलिंगली और सैडली। अब जो थर्ड सीन है उसमें रोमियो पहुंचता है फ्रायर लॉरेंस के पास, जो कि फ्लावर्स में हर्ब्स और फ्लावर्स पिक कर रहा है मेडिसिन बनाने के लिए। ये एक स्पिरिचुअल पर्सन है और दवाइयां भी बनाया करते हैं। तो जब रोमियो जाकर के लॉरेंस को बताता है कि अरे मैं तो जूलियट से प्यार करता हूँ, हाय राम, ये वो सब,
तो पहले तो उसको शक होता है रोमियो की फीलिंग्स पे, कहता है अरे कैसा इंसान है, अभी तो ये रोजलिन से प्यार कर रहा था, अब इसको जूलियट अच्छी लगने लगी। तो कुल मिला के वो उसकी बात का मजाक बनाना, फीलिंग्स का मजाक बनाता है, लेकिन रोमियो बार बार अपनी बात पे जोर देता रहता है। और फिर इस बात को ध्यान में रख करके कि दोनों परिवारों के बीच में सुलह हो जाएगा, मोंटेग्यू और कैपुलेट्स के बीच में, तो किसी तरह से फ्रायर तैयार हो जाता है कि चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम दोनों की शादी करा दूंगा। तो रोमियो यहाँ पे क्यों आया था अपनी शादी की बात करने फ्रायर लॉरेंस से, क्योंकि ये प्रीस्ट का काम करता है। अब एक गली में, वेरोना की गली में, मर्किशियो, बेनवोलियो, रोमियो अगले सीन में बात कर रहे होते हैं, खूब आपस में मजाक कर रहे हैं। मर्किशियो रोमियो की मजाक बना रहा है कि तुम यार कल तो गायब हो गए थे, तुम्हें एक लड़की क्या दिख गई, तुम तो गायब ही हो गए, ऐसे दोस्तों को नहीं छोड़ना चाहिए, तमाम एक आपस में जोक्स क्रैक कर रहे हैं। तभी पता चलता है कि टिबल्ट ने रोमियो के लिए एक चैलेंज दिया है कि द्वंद्व हो जाए, क्योंकि उसे बदला लेना है रोमियो से। अब वो सब उनकी मजाक जो चल रही होती थी वो थोड़ी खत्म हो जाती है, तभी नर्स आती है। नर्स जो कि जूलियट के द्वारा भेजी गई है। नर्स को देख करके बेनवोलियो और मर्किशियो दोनों चले जाते हैं। रोमियो नर्स को बता देता है कि कहाँ शादी करनी है, टाइमिंग क्या रहेगी और प्लेस क्या रहेगा। इधर जूलियट नर्स के आने का इंतजार कर रही है कि वो रोमियो से पूछ करके आए, एंड शी इज डेस्परेट कि किसी तरह जल्दी आ जाए। और जब नर्स लेट आती है तो वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि क्या कहा होगा रोमियो ने। और वो आकर के बताती है कि तुम्हें फ्रायर लॉरेंस का जो कुटिया है, घर है, सेल है, जो भी है, वहां तुम्हें पहुंचना है, वहीं तुम दोनों की शादी हो जाएगी। जूलियट ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सिक्स्थ सीन में मैरिज दोनों की हो रही होती है, किसकी, रोमियो और जूलियट की। फ्रायर दोनों को ब्लेसिंग्स देता है और ये उम्मीद करता है कि तुम दोनों की शादी हो सकता है बहुत पुराने समय से चली आ रही दुश्मनी को खत्म कर दे, ये वो उम्मीद करता है। दूसरी तरफ फ्रायर लॉरेंस को थोड़ा शक भी है, क्योंकि दुश्मनी बहुत पुरानी है और मुझे उसे लगता है कि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा मैरिज फ्रूटफुल होगी, लेकिन फिर भी रोमियो को देखते उसने शादी करा ही दी जूलियट से। एक्ट थर्ड में जो पहला सीन है वो पब्लिक प्लेस में है, उसी दोपहर में जिस दोपहर में इन दोनों की शादी हुई है, रोमियो जूलियट की। और टिबल्ट तलवार लेकर के सर्च कर रहा है रोमियो को, क्योंकि रोमियो नहीं आया चैलेंज एक्सेप्ट करके। तो टिबल्ट खुद ही तलवार लेकर के निकल गया कि जहां भी मिल जाएगा मैं उसको मार दूंगा, पुराना हिसाब बराबर कर लूंगा, सेटल ओल्ड स्कोर। उसको मर्क्यूशियो मिल जाता है। मर्क्यूशियो से वो कहने लगता है कि तू भाई, तू तो रोमियो का साथ दे रहा है, तू भी मेरा दुश्मन है, तमाम बातें उनकी शुरू हो जाती हैं। दोनों की लड़ाई शुरू होने ही वाली होती है कि रोमियो आ जाता है। टिबल्ट उसको तुरंत उत्तेजित करने लगता है कि तू विलेन है, तू धोखेबाज है, नीच है, दुष्ट है, तमाम बातें कहने लगता है। रोमियो अब इस बात को बहुत ही उसके प्रोवोकेशन को, उसके उस मतलब उत्साह बढ़ाने को, या उसके कह सकते हैं कि आवेग को बड़े प्यार से जवाब देता है, क्योंकि रोमियो अब उससे शादी कर चुका है जूलियट से। जूलियट जो कि टिबल्ट की बहन है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को उससे जुड़ा हुआ समझता है। तो इसलिए रोमियो जूलियट की वजह से ही टिबल्ट को कुछ नहीं करता, कहता है कि मेरी तो शादी हो चुकी है। मर्क्यूशियो को नहीं पता कि रोमियो की शादी हो चुकी है जूलियट से। तो वो रोमियो के इस बिहेवियर को कायरता के तौर पे लेता है। उसको लगता है इसको हुआ क्या है, ये लगातार गाली पे गाली दे रहा है टिबल्ट रोमियो को, रोमियो कुछ कह ही नहीं रहा है। तो ये बात मर्क्यूशियो को नहीं पता कि वो इसलिए चुप है जूलियट की वजह से, क्योंकि भाई वो उसका एक तरह से साला लगता है, जीजा साले के संबंध है। अब जब रोमियो कुछ नहीं कहता तो मर्क्यूशियो खुद ही टिबल्ट को चैलेंज दे देता है। दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है, रोमियो बीच में पहुंचता है, टिबल्ट और मर्क्यूशियो को अलग करता है, लेकिन टिबल्ट क्योंकि बहुत गुस्से वाला है, उसने तुरंत ही मर्क्यूशियो को चाकू मार देता है। जैसे ही मर्क्यूशियो के हाथ रोमियो ने पकड़े हुए हैं बचाने के चक्कर में, लेकिन इसका फायदा टिबल्ट ने उठाया, उसको चाकू घोंप दिया। चाकू घोंपने से क्या होता है कि टिबल्ट के चाकू से मर्किशियो वहीं पे दम तोड़ देता है। अब रोमियो को गुस्सा आ जाता है, कहता है अच्छा भाई तूने तो बिल्कुल कदर नहीं की। और दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इस तरह से रोमियो टिबल्ट को ऑन स्पॉट मार देता है। मारने के बाद तुरंत भाग जाता है फ्रायर लॉरेंस के पास छिपने के लिए, क्योंकि भाई कत्ल तो कत्ल है, चाहे 1600 में हो चाहे 2025 में हो, मर्डर इज मर्डर। अब सारे सिटीजन्स आ जाते हैं, मोंटेग्यू, कैपुलेट्स और बेनवोलियो सबको बताता है कि लड़ाई कैसे हुई, किस तरह से टिबल्ट ने मर्क्यूशियो को पहले उकसाया, फिर रोमियो को उकसाया, और ऐसे ऐसे तमाम इंसिडेंट जो अभी मैंने बताई वो पूरी बेनवोलियो नरेट कर देता है। अब
प्रिंस क्या करता है, जो रूलर है वो रोमियो को बैनिशमेंट कर देता है, मतलब देश निकाला दे देता है कि इसका निर्वासन कि यहाँ नहीं रहेगा सजा के तौर पे। तो इस तरह से रोमियो का जो प्यार है वो बर्बादी की कगार पे पहुंच गया, शादी प्यार सब खत्म, क्योंकि देश निकाले का मतलब देश से ही निकल जाओ। अब ये सब बातें, ऑल द ट्रेजिक इवेंट्स इस तरह से होती हैं। जूलियट को जब पता चलता है कि कैसे क्या हुआ नर्स से, तब वो और ज्यादा रिग्रेट करने लगती है। एक तो इस बात पर रिग्रेट करती है कि मेरे भाई को इसने मार दिया, दूसरा रिग्रेट ये भी करती है कि अगर मेरे मेरा भाई नहीं मारा गया होता, टिबल्ट नहीं मारा गया, तो टिबल्ट रोमियो को मार देता, क्योंकि जूलियट अच्छे से जानती है कि टिबल्ट किस नेचर का था। दूसरी, उसको ये पता चलता चलता है कि रोमियो का देश निकाला हो गया है, बैनिशमेंट निर्वासन हो गया है, तो और ज्यादा दुखी हो जाती है। अब नर्स एडवाइस करती है कि जाओ एक बार रोमियो से मिल लो, फ्रायर के यहाँ वो छिपा हुआ है, अभी नहीं निकला है, जाकर उसको मिल लो। उसके द्वारा ये अपनी अंगूठी भी भेज देती है एज ए टोकन ऑफ लव। अगला जो सीन है, रोमियो छिपा हुआ है फ्रायर के सेल में, उसको बताया जाता है कि तुम्हें सजा दे दी गई है कि तुम्हारा देश निकाला होगा और तुम यहाँ रह गए, तुम मारे जाओगे। अब रोमियो बहुत गुस्से में एकदम से रोने लगता है कि मैं तो जूलियट से अपना अलगाव बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगा, ये तो मेरे लिए बहुत गलत है। तमाम बातें वो रोने लगता है, चिल्लाना लगता है, और उसे ये भी लगता है कि जूलियट को मुझसे नफरत हो गई होगी क्योंकि मैंने उसके भाई को मार दिया। अब वो रोमियो अपने आप को मारना चाहता है, वो चाहता है कि मैं अपने आप को ही मार लूं, क्योंकि मैंने ही ये सारे काम कर दिए जल्दबाजी में, आवेग में आकर के टिबल्ट को मार दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। अब फ्रायर उसको डांटता है कि कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो, यू आर नॉट बिहेविंग लाइक मैन, है ना। उसकी अनमैननेस के लिए वो डराता है, धमकाता है, और कहता है कि क्या ऐसे ऐसे काम कर रहे हो बच्चों वाले। और उसको सलाह देता है कि तुम ऐसा करो, मंटुआ चले जाओ, ये कोई दूसरी जगह है जहाँ पर मैं जूलियट को तुमसे मिलवाने की कोशिश करूंगा। प्रॉपर टाइम पर मैं बता दूंगा प्रिंस को, जो रूलर है वेरोना का, कि इन दोनों की शादी हो गई थी। शादी कब की बात सुनकर के हो सकता है प्रिंस भी चाहता है कि दोनों परिवारों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाए, सुलह समझौता हो जाए, तो वो तुम्हें माफ कर देगा और तुम कुछ समय बाद वापस आ जाना। रोमियो खुश होकर के कहता है कि चलो, कम से कम जाने से पहले एक बार मैं जूलियट से मिल ही लूं, क्योंकि अभी शादी हुई थी और मैरिज कंज्यूमेशन अभी बाकी है, मतलब जो सुहागरात टाइप है वो बाकी है। अगला जो सीन है वो जूलियट के परिवार में है, जहाँ शादी डिस्कस हो रही है पेरिस और जूलियट के बीच में। शादी की डेट तय कर दी जाती है थर्सडे की, क्योंकि जूलियट के परिवार को नहीं पता है, उसके माँ बाप को नहीं पता है कि जूलियट की शादी रोमियो से हो चुकी है। थर्सडे का दिन डिसाइड किया जाता है। अब इस सीन में अ, जो 5 सीन है वो रोमियो और जूलियट के बीच में है, और यहाँ पर मैरिज कंज्यूमेट की जाती है। रात में रोमियो आ चुका है जूलियट के पास, और जब सुबह हो रही होती है रोमियो को जाना है, तो जूलियट चाहती है कि रोमियो कुछ देर और रुक जाए, लेकिन रोमियो कहता है कि उसकी जान को खतरा है, अगर वो यहाँ मिल गया तो मारा जाएगा। और इस तरह से वे दोनों अपने आप को बड़े भारी मन से अलग अलग चले जाते हैं, और ऐसे चले जाते हैं कि आने वाली घटनाओं में, प्लेस की घटनाओं में कभी दोबारा नहीं मिलते हैं, मतलब यही उनकी लास्ट मीटिंग ही है। अब लेडी कैपुलेट आती है, जो कि जूलियट को रोता हुआ देखती है। वो रो तो रही है रोमियो की वजह से, लेकिन उसकी मम्मी को लगता है कि शायद वो टिबल्ट की डेथ के लिए रो रही है। आगे वो आके बोलती है जूलियट से कि तुम्हारी शादी तय हो गई है पेरिस से, और कब होगी, थर्सडे को। जूलियट तुरंत इस बात का अपोज करती है, विरोध करती है कि मुझे शादी नहीं करनी, और करनी भी है तो थोड़ा पोस्टपोन कर दो, क्योंकि वो कुछ और ऑप्शन निकालेगी, ये तो नहीं बता सकती मेरी शादी हो चुकी है। लेकिन उसकी माँ और उसके पिता दोनों धमकी दे देते हैं, अगर तुमने शादी नहीं की हम तुम्हें घर से निकाल देंगे, तुम गलियों में जाकर के भूखों मर जाओगी, भीख मांगोगी और भूखों मर जाओगी अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब नर्स आती है, वो भी एडवाइस करने लगती है कि अ, रोमियो को सोचो कि वो मर गया है, टेक रोमियो एज डेड, और यही अपॉर्चुनिटी लो, क्योंकि प्रिंस जो है पेरिस, वो बहुत ही पैसे वाला है, तुम उससे शादी कर लो, और रोमियो को समझो कि मर गया। तो ये जो सलाह है, ये सलाह नर्स उसको गलत देती है। अब कोई भी जिसकी तरफ वो देखती है जूलियट, टू गेन सम सिंपैथी, लेकिन कोई भी इसको दया की भावना से नहीं देखता, सारे के सारे उसको विलेन समझ रहे हैं, और वो सबको विलेन समझने लगती है, कोई भी उसके प्रति दया नहीं दिखाता है। एक्ट फोर्थ में अपने डेस्परेट अटेम्प्ट में बेचारी क्या करे समझ नहीं आता है, तो जूलियट पहुंचती है फ्रायर लॉरेंस के पास। जैसे रोमियो आया था उसी हिसाब से जूलियट भी फ्रायर लॉरेंस के पास पहुंचती है, उनसे पूछती है कि क्या करना है। अब रास्ते में जाते जाते उसको प्रिंस मतलब भाई पेरिस मिल जाता है, जिसको वो
थोड़ा उसको बहलाने के टाइप से कि हाँ ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगी, ऐसा बोल करके वो उससे चली जाती है। फ्रायर लॉरेंस को बताते हैं कि देखो मैंने तुम्हारा बारे में एक प्लान सोचा हुआ है। मैं तुम्हें एक पोशन दूंगा, एक पेय पदार्थ दूंगा, मिक्सर रहेगा जिसको तुम पी लेना, जिसे पीने के बाद ऐसा लगेगा लोगों को कि तुम मर गई हो। और उस पदार्थ का असर, उस मिश्रण का असर, पोषण का असर कब तक रहेगा? 42 आवर्स। 42 आवर्स तक रहेगा। जब तुम्हें लोग मरा हुआ समझेंगे तो तुम्हें दफना देंगे, डेफिनेटली दफना देंगे। तो उसके बाद मैं रोमियो को बता दूंगा, रोमियो आएगा और 42 आवर्स के बाद तुम्हें होश आ जाएगा, तब वो तुम्हें लेकर के चला जाएगा मंटुआ में और इस तरह से तुम दोनों का मिलन हो जाएगा। तो वो जूलियट उस पोशन को ले लेती है, जहर वाले पोशन को, नींद स्लीपिंग पोशन को, और लेकर के अपने घर चली जाती है, एक उम्मीद लेकर के, चलो कम से कम कोई तो रास्ता मिला। इधर जूलियट के घर पे शादी की सारी तैयारियां हो रखी हैं, हो चली रही हैं। उसका पिता एकदम पूरी रात नहीं सोया है, और जैसे भी बेटी की शादी होती है तो पिता नहीं सोते हैं बेचारे तमाम जिम्मेदारियों में। ठीक वैसे ही जिम्मेदारियां वो उठा रहा है, एकदम चाहता है अच्छी से अच्छी शादी मेरी बेटी की जाए। जूलियट आ गई है वहां से, उसे थोड़ी उम्मीद है, तो वो थोड़ा खुश होकर दिखाना चाह रही है कि मैं खुश हूँ। और उसकी खुशी देख करके इसका पिता सोचता है कि क्यों ना, क्योंकि अब ये खुश है, अभी तो दुखी थी, रो रही थी, लेकिन अब खुश है, तो क्यों ना मैं इसकी शादी थर्सडे की बजाय वेंसडे को कर दूं। ये लो, ये आफत हो गई एक तरह से, क्योंकि थर्सडे के हिसाब से ही फ्रायर रोमियो को बताता कि इस दिन आ जाना, मतलब अगले दिन आ जाना, फ्राइडे। लेकिन अब शादी तो एक दिन पहले हो रही है। अब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा आयरॉनिकल है, और इसी सिचुएशन से ही ट्रेजिडी आगे जाकर के होती है। अब सब कुछ तो प्लान किया गया था थर्सडे के हिसाब से, लेकिन शादी कब हो रही है? वेंसडे को, एक दिन पहले। अब आज के ज़माने के हिसाब से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप तो कुछ था नहीं कि तुरंत मैसेज कर दिया जाए कि लो भाई मैसेज कर दिया, प्लानिंग चेंज्ड, है ना, अभी नहीं आना, पापा जाग रहे हैं, सुबह आ जाना, है ना, इस टाइप से नहीं होता है। खैर, जूलियट अब बहुत ज़्यादा शी इज़ इन शॉक, उसको समझ नहीं आता कि अब करे तो करे क्या। अब थर्ड सीन में जूलियट एकदम पागलपन में, उसको अब ये पोशन पीना है, तो समझ नहीं पा रही पीऊँ ना पीऊँ। दूसरा उसको ये भी डर लगता है कहीं मैं जान, मतलब एकदम से ना मर जाऊं, ऐसा जहर है कहीं मर ही ना जाऊं। दूसरा उसको ये भी लगता है कि फ्रायर ने जो मुझे पोशन दिया है, ऐसा तो नहीं जहर दे दिया और डायरेक्ट, कम से कम जिससे कि वो उस पाप से बच जाए। उसने मेरी शादी रोमियो से करा दी, उसी को ही मेरी शादी पेरिस से करानी है, तो वो दो दो, एक व्यक्ति की दो शादियों का पाप क्यों लेना चाहेगा? तो ऐसा नहीं उसने जहर दे दिया हो। तमाम उसके मन में ये सारी चीजें आ ही रही होती हैं, कि उसको सपने में टिबल्ट दिखाई देता है कि टिबल्ट तलवार लेकर के रोमियो के पीछे दौड़ रहा है उसको एकदम मर्डर करने के लिए। और जब उसको रोमियो का की सेफ्टी का ख्याल आता है, तो वो एकदम से उस पोशन को ड्रिंक कर लेती है और बेहोश होकर के अपने बिस्तर पे गिर जाती है। इसके पिता जूलियट के नर्स को भेजते हैं कि जाओ जूलियट को उठा के लाओ अगली सुबह। लेकिन जब नर्स आती है, देखती है, तो जूलियट, शी फाइंड्स हर डेड। एक्चुअली वो मरी नहीं है, बस मरी जैसी ही है, लेकिन नर्स को लगता है कि वो मर गई। सारे के सारे लोग दौड़ करके आते हैं जूलियट के कमरे में, अरे ये क्या हुआ है, क्या हुआ, अरे बिटिया तो मर गई, बिटिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तमाम बातें। लेकिन बिटिया तो चल बसी। अब इन सारी बातों से पूरा एकदम सीन चेंज हो गया। फ्रायर भी वहां पे आ चुका है, वो आकर के सबको कंसोल करता है, क्योंकि फ्रायर को पता ही है पूरी हकीकत की मरी नहीं है, शी इज जस्ट हैज बिकम फेंटेड। लेकिन सबको लगता है मर गई, फ्रायर को पूरी कहानी पता है। तो वो कहता है ठीक है, अच्छा इसको दफनाते हैं और आगे की कार्रवाई की जाए। अब एक्ट 5 में मंटुआ में रोमियो है। रोमियो है सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, जो हल्की नींद होती है, सपना देख रहे हैं। सपना देख रहे हैं कि जूलियट इनके सपने में आई है और ये मर चुके हैं, और वो आकर के किस कर करके इनको जगा रही है। जैसे भी इनको किस करती है, तो उसके होठों में मान के जैसे अमृत लगा हुआ हो, तुरंत ये जीवित हो जाते हैं, है ना। सपना देख रहे हैं, और सपना देख के ही बहुत ज्यादा खुश हैं कि एटलीस्ट कम से कम वो इनके पास आ गई है, और ये अपने आप को सम्राट के रूप में देख रहे हैं। तभी बाल्थासर आ जाता है, इनका नौकर, आकर इनको बताता है कि तुम उसके सपने देख रहे हो और वो मर गई है, जूलियस इज डेड, ऐसा वो आकर के बता देता है। अब रोमियो जैसे सुनता है, ही इज हॉरिफाइड, एकदम डर जाता है, अरे ये क्या हुआ, और एकदम बहुत अटर ग्लूम में, एकदम दुखी होकर के वो अपनी जर्नी शुरू कर देता है वेरोना में। चलो कम से कम लास्ट टाइम तो मैं अपनी पत्नी को देख ही लूं, शादी तो हो ही रखी थी, अपनी पत्नी को जा करके देख लूं। और रास्ते में एक अपोथेकेरी जो होता है, मतलब विष बेचने वाला, उससे एक जहर की शीशी ले लेता है। आगे वो रात में ही उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाता है जहां जूलियट को दफनाया जा चुका है, शी इज बेरीड देयर, वहीं पहुंच चुका है रोमियो।
अगले सीन में ये पता चलता है कि फ्रायर ने ये पूरी प्लानिंग एक लेटर के थ्रू एक लेटर भेजा था रोमियो के पास, किसके द्वारा? दूसरे फ्रायर जॉन के द्वारा, कि जाओ ये लेटर जॉन जॉन को देगा, कि जाओ दे दो ये लेटर रोमियो को, जिससे कि रोमियो सही टाइम पे आ जाएगा। जैसे ही जूलियट को होश आएगा, रोमियो उसको अपने साथ लेकर के मंटुआ चला जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि फ्रायर जॉन जैसे ही निकला, शहर में प्लेग फैल गया। प्लेग फैलने से जैसे कोरोना काल में लोगों को आवाजाही बंद कर दी गई थी, ठीक प्लेग में वैसा ही हुआ। सारे अथॉरिटीज ने रास्ते बंद कर दिए और फ्रायर जॉन को शहर से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया। कुल मिला के वो लेटर वहां पर रोमियो को नहीं मिल पाया। अब ये बात फ्रायर को नहीं पता है कि रोमियो को ये खबर पहले ही बाल्थाजार के द्वारा मिल चुकी है। उसको नहीं पता कि बाल्थाजार ने जाकर के सूचना दे दी है। अब फ्रायर को समझ नहीं आता कि ये क्या करूं, अब मैं क्या करूं, है ना। अब वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो खुद ही टॉम की तरफ चल देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर जब मैं टॉम की तरफ जाऊंगा, क्योंकि जूलियट को होश आने वाला है कुछ ही समय में, अगर नहीं निकाली गई तो मर जाएगी वहां जाके कब्र में। अगला सीन शुरू होता है अंधेरे में। जूलियट के पास रोमियो पहुंच ही चुका है उसकी डेड बॉडी में, और डेड बॉडी के पास। और वो जब हम देखते हैं कि जूलियट की कब्र पे रोमियो ना आकर के पहले कौन पहुंच चुका है? पेरिस। एक्चुअली जूलियट का दीवाना ये भी था पेरिस, इसकी शादी उससे होने वाली थी जो कि नहीं हो पाई। तो कुल मिला के ये भी वहां पहुंचा हुआ है पेरिस। और जब देखता है कि रोमियो आने वाला है, तब वो एक साइड में छिप जाता है पेरिस वहां पर। रोमियो आता है और पेरिस छिप जाता है। रोमियो आकर के अपने नौकर को एक लेटर देता है कि ये लेटर ले जाकर के मेरे पिताजी को दे देना, और उसको इंस्ट्रक्ट करता है कि तुरंत यहाँ से निकल जाओ, अगर तुम यहाँ मुझे मिल गए तो आई विल किल यू, धमकी से भगा देता है। लेकिन बाल्थाजार ऐसा नहीं करता है, नाटक करता है जाने का, वहीं बगल में कब्रिस्तान में छिप जाता है कि आखिर रोमियो करेगा क्या। अब जाकर के वो कब्र को खोलने लगता है। जैसे वो कब्र को खोलता है, पेरिस आ जाता है। जैसे हेमलेट प्ले में लेआर्ड, वो कौन है? हेमलेट, और दूसरा उसका भाई होता है लेआर्टीज। कब्र में कूद जाते हैं हेमलेट, दोनों लड़ाई शुरू हो जाती है कि 40,000 भाइयों का प्यार भी मेरे प्यार के बराबर नहीं हो पाएगा, हेमलेट बोलता है। तो ठीक उसी हिसाब से यहाँ पे भाई का मामला तो नहीं है, यहाँ पे पेरिस भी लवर है और रोमियो भी लवर लवर है जूलियट का। तो पेरिस आकर के चिल्लाता है रोमियो पे, अरे तू मतलब देशद्रोही, ऐसे वैसे तू ऐसा क्यों कर रहा है, तो तू कब्र क्यों खोल रहा है, ये मेरी प्रेमिका थी, ऐसे वैसे तमाम बातें वो करने लगता है। तो रोमियो उससे रिक्वेस्ट करता है कि देख भाई, मेरा तो पहले ही दिमाग खराब है, मेरी तो पहले ही थोड़ी सी दिमाग की मतलब हटी हुई है, और तुम अगर ज़्यादा कुछ करोगे तो डेफिनेटली यू विल वियर द ब्रंट ऑफ माई एंगर। डेफिनेटली तुम्हें मेरे गुस्से को झेलना पड़ेगा, और इसलिए मुझे छोड़ दो, मुझसे दूर रहो। लेकिन पेरिस तो पेरिस है, वो भी एक राजसी खानदान का है, ऊपर से जूलियट का लवर है, नहीं सुनता। लेकिन वो नहीं सुनता, वो धमकी देने लगता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी औकात क्या है, ऐसे वैसे तमाम बातें करने लगता है। दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होती है और रोमियो पेरिस को वहीं मार देता है। पेरिस भी मारा गया। मरते मरते पेरिस कहता है कि ठीक है, मुझे मेरी प्रेमिका की कब्र के पास ही लिटा देना। अब देखो, कहने के लिए तो रोमियो बदनाम है, लेकिन पेरिस भी कम नहीं है, ये भी मरने के लिए आ गए थे, और मरते मरते भी कह रहे हैं कि मेरी डेड बॉडी को मेरी प्रेमिका की डेड बॉडी के पास ही रख देना। तो इस तरह से रोमियो उसको खींच करके, उसकी डेड बॉडी को ड्रैग करके जूलियट की डेड बॉडी के पास ही रख देता है। अब वो जूलियट की डेड बॉडी को देखता है और कैसे देखता है कैसे वो खूबसूरत लग रही है, मरे हुए भी सोते हुए भी खूबसूरत लग रही है। वो उसको किस करता है, और किस करने के बाद जो जहर लेकर के अपने साथ आया था उसको वो पी करके मर जाता है रोमियो। ही डाइज आफ्टर ड्रिंकिंग पॉइजन। तभी फ्रायर जो कि चला हुआ था वहां से आ जाता है, उसको नहीं पता कि रोमियो यहाँ आया हुआ था। आकर के देखता है कि दो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। जूलियट की तो पहले से ही थी। दो डेड बॉडीज पड़ी हुई, कौन कौन सी? पेरिस और रोमियो की। उसको नहीं पता क्या हुआ, कैसे इन दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। जूलियट को थोड़ी देर बाद होश आ जाता है। होश आने के बाद आंखें खोलती है, और फ्रायर से आंखें खोल के कहती है कि विश करती है उसको गुड मॉर्निंग, और पूछती है रोमियो कहाँ है। अब हालांकि ये ठीक है, फ्रायर बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं, ऐसी ऐसी हर्ब्स बना दी हैं कि भाई 42 घंटे बाद तुम्हें होश आ जाएगा, होश आ भी गया। ऐसे वैज्ञानिकों की और डॉक्टरों की आज भी जरूरत है एक तरह से। अब फ्रायर को समझ नहीं आता है कि उसको समझाया तो समझाया कैसे। वो उससे कहता है कि तुम कब्र से बाहर आ जाओ जूलियट, मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जूलियट एकदम डेस्परेट है, वो जानना चाहती है कि रोमियो कहाँ है, क्योंकि तुमने तो बोला था ना उसको बुला लोगे। जब वो फरार के पास कोई जवाब नहीं होता है बोलने के लिए कि मैं क्या बोलूँ, कैसे समझाऊँ, क्योंकि वो तो रोमियो तो मर ही चुका है। तभी उसको पता चलता है कि कुछ और लोग आ रहे हैं, दोनों मोंटेग्यूस और कैपुलेट फैमिली के मेंबर्स आ रहे हैं,
तो वो वहाँ से भाग जाता है, फ्रायर अपनी जान बचा करके भाग जाता है। तभी जूलियट बगल में देखती है थोड़ी दूर पे कि रोमियो की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब जैसे ही वो रोमियो की डेड बॉडी देखती है, उसको पूरी की दुनिया एकदम खाली दिखने लगती है, वर्ल्ड लुक्स एम्प्टी। वो क्या करती है, रोमियो के होंठ पर किस करती है, ये उम्मीद करके किस करती है कि कुछ जहर उसके होंठों पर लगा हो, तो उसके जहर को वो अपने अंदर ले ले और वो भी मर जाए। लेकिन क्योंकि रोमियो को मरे हुए टाइम हो गया है, तो जहर सूख चुका है। फेल होने पर वो रोमियो की डैगर उठाती है और उस डैगर से अपने आप को मार लेती है। जूलियट अब पूरी तरह से मर गई है। अब मोंटेग्यूज, कैपुलेट्स, ये सारे के सारे लोग आ जाते हैं। बाल्थज़र को बुलाया जाता है, फ्रायर को बुलाया जाता है, दोनों बताते हैं कैसे क्या हुआ, पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे ये प्लानिंग की गई थी, वो फेल हो गई। अब सारी स्टोरी नैरेट होने के बाद प्रिंस मुड़ता है और मोंटेग्यू कैपुलेट को बहुत ज़्यादा डांटता है, दोनों परिवार के मेंबर्स को, कि तुम लोग बहुत ज़्यादा तुच्चे हो, तुमने इन दोनों के प्यार को नहीं समझा, अगर समझा होता ये दोनों जीवित होते, और तुम्हारी दुश्मनी ने तुम्हें क्या दिया है सिवाय बर्बादी के। तो इस तरह से दोनों परिवार बहुत रिग्रेट करते हैं। इस जूलियट की माँ पिता, रोमियो के माँ पिता दोनों बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, और अंततः दोनों परिवारों में दोस्ती सुलह हो जाती है। और दोनों ही परिवार डिक्लेयर करते हैं कि हम रोमियो और जूलियट की दो स्टेचूज बनवाएंगे एक साथ साथ, जिससे एज ए सिंबल ऑफ ऑनर कि हाँ उन दोनों ने मरते मरते दोनों परिवार की कई साल से चली आ रही दुश्मनी खत्म कर दी। तो इस तरह से दोनों परिवार में रिकन्सिलिएशन हो जाता है, लेकिन उसकी कॉस्ट होती है रोमियो और जूलियट की लाइफ। अब हम बात कर लेते हैं कोट्स की। तो कोट्स में जो कोरस शुरुआत है कोरस की, वहां पे बोला जाता है, पेयर ऑफ स्टार क्रॉस लवर्स टेक देयर लाइफ। पेयर का मतलब समझ ही रहे हो, रोमियो जूलियट की बात है। स्टार क्रॉस का मतलब होता है, जैसे हम नहीं कहते हैं कि उसके नक्षत्र खराब हैं, है ना, नक्षत्र जब खराब होते हैं तो हम कोई काम करते हैं तो अच्छा काम नहीं होता है। तो स्टार क्रॉस का मतलब क्या, नक्षत्र के द्वारा सताए हुए दोनों प्रेमी अपनी दूसरे की जान खो देते हैं। ये फोर शैडोइंग है, आगे की घटनाओं के बारे में कोरस बताता है। अगला जो नौकर है, अब्राम कौन है नौकर, दूसरे नौकर को देखता है, तब कहता है कि डू यू बाइट योर थंब एट अस सर, क्या तुम मुझे देख करके अपना अंगूठा काट रहे हो, मतलब तुम अपने अंगूठे जैसे आदमी नाखून चबाता है, उसी हिसाब से ये अपना नाखून चबा रहा होगा दूसरे परिवार का एक नौकर। तो नौकर नौकर लड़ने को तैयार है, सोचो इतनी ज्यादा चुल्ल पड़ी हुई है दुश्मनी की इन सबके। रोमियो ये कहता है कि ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट। एक्चुअली ये जो प्ले है रोमियो एंड जूलियट, इसको प्ले ऑफ ऑक्सीमोरॉन्स भी कहा जाता है। प्ले ऑफ ऑक्सीमोरॉन्स का मतलब विरोधाभास का नाटक। इसमें बहुत सारे कोटेशंस आपको ऐसे मिलेंगे जो विरोधाभासी हैं, ठीक वैसे ही ये है। ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट, हेट भी है और लविंग भी है। और ब्रॉलिंग मतलब बहुत ज्यादा उबलता हुआ फूल खौलता हुआ प्यार है। तो कुल मिला के ये रोमियो जब बोलता है जब वो रोजलिन के प्यार में है, ये बात बोल रहा है रोजलिन के प्यार में होता है तब, ना कि जूलियट के प्यार में। माई चाइल्ड इज येट स्ट्रेंजर इन द वर्ल्ड, ये कैपुलेट जूलियट का पिता अपनी बेटी जूलियट के बारे में बोलता है कि माई चाइल्ड इज येट ए स्ट्रेंजर इन द वर्ल्ड, मेरी बेटी अभी भी दुनियादारी से अबूझ है, ना समझे, उसको अभी बहुत ज्यादा समझ नहीं आई है। अगला रोमियो बोलता है, ओ शी डथ टीच द टॉर्चेस टू बर्न ब्राइट, यही कमेंट है जो कि पूरे प्ले की ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार है। ऐसी कमेंट अगर रोमियो ने ना की होती तो टिबल्ट ने नहीं सुना होता, ना टिबल्ट वहां तलवार लेके पहुंचता, ना मर्क्यूशियो मारा जाता, और ना ये टिबल्ट मारा जाता रोमियो के द्वारा। लेकिन इसी कमेंट की ही वजह से सब कुछ हुआ। ये कमेंट कब की है, जब पार्टी में ये लोग मास्क लगा के पहुंचते हैं और जूलियट को बोल करके देख करके बोलते हैं कि वो तो बहुत चमकीली है। जूलियट का अगला डायलॉग है, वो कहती है कि माई ओनली लव स्प्रंग फ्रॉम माई ओनली हेट। अब जब जूलियट से उसको रोमियो से प्यार हो जाता है जूलियट को, तब वो बोलती है, पता चलता है कि ये तो मोंटेग्यू है। तब उसको लगता है कि मेरा एकमात्र पहली बार तो मुझे प्यार हुआ है, माई ओनली लव, और वो भी कहाँ से हुआ है, फ्रॉम माई ओनली हेट। और हेट मतलब एक ही दुश्मनी से मेरा प्यार का जन्म हुआ है, क्योंकि दोनों परिवारों के बीच में दुश्मनी चलती आ रही है। अब ये रोमियो मर्क्यूशियो के बारे में बोलता है, मर्क्यूशियो रोमियो की फीलिंग्स की मजाक बना रहा है प्यार की। तब रोमियो कहता है कि ही जेस्ट एट स्कार्स दैट नेवर फेल्ट ए वुंड, जिस व्यक्ति के पास जख्म नहीं है जिसके हाथ पैर में, वो उस जख्म को दर्द को क्यों समझेगा, वो दर्द नहीं समझेगा ना, वो तो मजाक बनाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के जख्मों पे हंसता है जिसके खुद कोई जख्म नहीं हुआ हो, इस लाइन का ये मतलब है। विद लव्स लाइट विंग्स डिड आई ओवर पास दीज वॉल्स, ये बालकनी सीन वाला डायलॉग है।
जब जूलियट रोमियो से पूछती है कि यहाँ के तक कैसे चढ़ा है तुम बालकनी में, तब वो रोमांटिक बातें करता है कि मैं प्यार के पंखों से उड़ान भर करके मैं तुम्हारी दीवार पे चढ़ करके तुम्हारे पास यहाँ ऐसे आ गया हूँ। तो ये रोमियो वाली बात हो गई, एकदम एंड एकदम कंप्लीट रोमियो। अब ये जूलियट बोलती है अपनी फीलिंग्स को लेकर के, जूलियट रोमियो के बारे में। वो कह रही है कि माई बाउंटी इज एज बाउंडलेस एज सी, माई लव एज डीप, कि मेरा प्यार उतना ही गहरा है जितना कि समुद्र तुम्हारे लिए। पार्टिंग इज स्वीट सोरो, देखिए प्ले ऑफ ऑक्सीमोरॉन्स कहा जाता है, फिर से बात आ गई, स्वीट सोरो, सोरो भी है और स्वीट भी है, तो इट्स ऑक्सीमोरॉन, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, विरोधाभासी। तो ये जब एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, मतलब जान इनकी दोनों की मीटिंग के बाद एक दूसरे से जाने वाले होते हैं दूर दूर, तब जूलियट बोलती है कि हम दोनों का प्यार इतना ज्यादा है कि पार्टिंग भी स्वीट सोरो लगती है। सोरो क्यों बोल रही है कि अच्छा लग रहा है, दूसरा ये कि तुम फिर से मिलने आओगे। दोनों बातें हैं, हंसी भी और थोड़ा सा गम भी। अगली लाइन जो बोली गई है, ये बोली गई फ्रायर के द्वारा, दीज वायलेंट डिलाइट्स हैव वायलेंट एंड्स। कुल मिला के रोमियो और जूलियट का एकदम इतनी जल्दी प्यार में पड़ जाना, एकदम शादी कर लेना, तो ये वायलेंट डिलाइट्स हैं और इनका अंत भी वायलेंट होगा, ऐसा फ्रायर बोलता है, ऐसे उम्मीद करता है, वही होता भी है। ए प्लेग ऑफ बोथ योर हाउसेज, ये मर्क्यूशियो मरने से पहले बोलता है। वो कहता है कि तुम लोगों की दुश्मनी की वजह से मैं मारा गया। दुश्मनी तो टिबल्ट और रोमियो की थी, लेकिन मारा कौन गया पहले? मर्क्यूशियो। तो मरने से पहले वो दोनों को बद्दुआएं देता है कि तुम सबको प्लेग लग जाए, जैसे गांव में औरतें नहीं देती हैं कि तुम पे हैजा लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, पूरा परिवार का। तो इस तरह की बद्दुआएं देते देते वो मरता है मर्क्यूशियो। रोमियो कहता है, ओ आई एम फॉर्चून्स फूल। जब वो इसको मार देता है, टिबल्ट को गुस्से में आके, इम्पल्सिवनेस, आवेग में, कहता है कि मैं तो किस्मत का ही बुरा हूँ। जूलियट इंतजार कर रही होती है रोमियो का फॉर दैट सुहागरात। तब की बात है, ये वो कहती है टाइम नहीं कट रहा है काटने से, तब कहती है गैलप पेस यू फायरी फूटेड स्टीड्स, समय के घोड़ों तेज तेज दौड़ो, मतलब जल्दी समय खत्म हो जाए, जल्दी रात आ जाए और रोमियो मेरे पास आ जाए, एंड वी विल कंज्यूमेट आवर मैरिज। तो इस तरह से शी इज डेस्परेट ड्यू टू हर लव, हर फीलिंग्स फॉर रोमियो। अगला जूलियट का डायलॉग है, ब्यूटीफुल टिरंट फील्ड एंजेलिकल। जब जूलियट को पता चलता है कि उसने उसके भाई टिबल्ट को मार दिया, तब वो ब्यूटीफुल ट्रेंट बोलती है, किसको? रोमियो को, कि ट्रेंट भी है और ब्यूटीफुल भी है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है। फील्ड एंजेलिकल, फील्ड का मतलब क्या होता है? डेथ। और एंजेलिकल का मतलब क्या है? जो देवदूत होते हैं, कि वो दैत देवदूत, मतलब ये भी विरोधाभास का डायलॉग है। प्ले ऑफ ऑक्सीमोरॉन्स इसीलिए कहते हैं कि विरोधाभासी बातें हैं। दैत्य भी है, देवदूत भी है, ब्यूटीफुल भी है, और निरंकुश भी है, जो कि उसने उसने भाई को मार दिया। हाँ, बैनिशमेंट, बी मर्सीफुल, से डेथ। जब रोमियो को पता चलता है कि उसको देश निकाला दे दिया गया है, निर्वासन दे दिया गया है सजा के तौर पे, तब क्योंकि जूलियट से वो दूर नहीं रह पाएगा अपने प्यार की वजह से, तब वो बोलता है कि अरे हाँ, बैनिशमेंट। बैनिशमेंट ने मत बोलो, सीधे मौत बोलो, क्योंकि बैनिशमेंट मौत से भी बदतर है। मैं अपनी प्रेमिका से, अपनी पत्नी से दूर नहीं रह पाऊंगा। तब का ये डायलॉग है। अगला डायलॉग भी रोमियो का ही है। वो कहता है, आई ड्रीम्ड माई लेडी केम एंड फाउंड मी डेड। मंटुआ में जब वो सपना देख रहा होता है कि जब मैं मर गया हूँ और जूलियट ने आकर के मुझको किस किया और मैं जीवित हो गया और मैं एम्परर बन गया, तमाम सपने देख रहा होता, तब की बात है ये। अगला डायलॉग भी रोमियो का है, जब वो कहता है, देन आई डिफाई यू स्टार्स रोमियो। जब रोमियो मरने वाला होता है डैगर से, तब वो कहता है कि भले ही मेरी किस्मत में मिलन लिखा हो, मेरी जिंदगी लंबी लिखी हुई हो, लेकिन मैं भगवान के बनाए गए नियमों को भी डिफाई मतलब गलत साबित कर दूंगा। स्टार्स मतलब क्या है? नक्षत्रों को, किस्मत को गलत साबित कर दूंगा, अपने आप को मार के। अपने आप को मारने से पहले बोलता है कि मैं तुम सबको गलत साबित कर दूंगा, मतलब मैं अब मेरी जिंदगी खुद से ही अपने हाथ में लेकर के मर जाऊंगा। अगला डायलॉग भी रोमियो का है, दस विद अ किस आई डाई। और इस तरह से रोमियो जूलियट को किस करता है, और किस करने के बाद अपने आप जहर पी लेता है, मर जाता है। दीज आर द लास्ट वर्ड्स स्पोकन बाय रोमियो बिफोर हिज डेथ। ओ हैप्पी डैगर, दिस इज दाई शीथ, दे आर रस्ट एंड लेट मी डाई। अब ये जूलियट जब रोमियो को मरा हुआ देखती है होश में आने के बाद, तब का डायलॉग है। वो पहले तो किस करती है, जहर पीने की कोशिश करती है, लेकिन जहर नहीं मिलता है उसके होठों में लगा हुआ रोमियो के। तब कहती है कि ओ हैप्पी डैगर, दिस इज दाई शीथ। अपने बॉडी को बोल रही है कि यही तुम्हारा म्यान है, मेरे अंदर घुस जाओ, मतलब मेरे शरीर में घुस जाओ, और वहीं पे पड़े पड़े जंक लगना, वहीं जाकर के खत्म हो जाना, मतलब मेरे शरीर में घुस जाओ और मुझे मार दो, एंड लेट मी डाई। ये डायलॉग है बालकनी सीन में, जब उसको पता चलता है जूलियट को कि ये
रोमियो मोंटेग्यू है, दोनों के बीच दुश्मनी है। तब नाम की बात होती है, तब जूलियट कहती है कि व्हाट्स इन नेम, नाम में क्या रखा है। ये अक्सर लोग बोलते हैं ना, ये बहुत अच्छा डायलॉग मुझे खुद से पर्सनली लगता है कि व्हाट्स इन नेम, दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। अगर गुलाब को हम किसी और नाम से बोलेंगे तो उसकी खुशबू क्या नहीं आएगी, उसकी खुशबू वैसी ही होगी। तो जूलियट कहना चाह रही है यहाँ पे कि तुम्हारा नाम मोंटेग्यू ना होकर के कुछ और भी होता, मेरा प्यार तुम्हारे प्रति वैसा भी होता जैसा अभी है। तो मेरे प्यार की मेरी फीलिंग्स जो है वो प्योर हैं, डीप हैं। तो आई डोंट केयर व्हाट इज इन नेम, नाम में क्या रखा है, व्हाट्स इन नेम। नाम में बहुत कुछ है, विलियम शेक्सपियर का नाम है जिसकी वजह से आज हम पढ़ रहे हैं। तो ये था इस प्ले का सारांश। मैंने कोशिश की है इसको सिंप्लीफाई करने की। उम्मीद है आप वीडियो को पसंद करेंगे। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। फॉर नेक्स्ट वीडियोस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।